साथी नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आज 1 मार्च 2026 को हम उस महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसके बारे में सुनना तो हर कोई चाहता है पर वीडियो कोई भी नहीं बनाता है। होम लोन सेटलमेंट, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लोन सेटलमेंट। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आपको कभी भी कोई वीडियो नहीं मिलेगा। कारण ये कि होम लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एक सिक्योर्ड लोन है और सिक्योर्ड लोन में लोन सेटलमेंट की बात सोचना और वो भी कानूनी तरीके से, वो भी तकनीकी तरीकों से बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सभी साथियों से कहूंगा कि इस वीडियो का एक एक शब्द सुने। एक एक शब्द सुनने के बाद यदि आपको कहीं ऐसा लगता है कि इस मैटर में आपको किसी सजेशन की जरूरत है, वैसे तो वीडियो में पूरी बात बताने की कोशिश करूंगा, फिर भी आप हमारे जो डिस्प्ले पे नंबर दिख रहा है वहां पे लीगल सपोर्ट लिख के व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। साथियों, होम लोन सेटलमेंट एक ऐसा लोन जो लेने के बाद जब इंसान की उम्र 30 साल की होती है और जब उस लोन को पूरी तरह चुकाकर वो निकलता है तो वह रिटायर्ड पर्सन की डेफिनेशन में आ जाता है, यानी कि सीनियर सिटीजन बन जाता है। एक ऐसा लोन जो 2 साल, 4 साल, 5 साल का नहीं है, जो 20 साल, 25 साल और 30 साल का है। एक ऐसा लोन जिसमें हमेशा साल, 2 साल, 3 साल ईएमआई चुकाने के बाद आप कहते हैं कि सर मैंने इतनी राशि चुका दी, लेकिन यदि आपने 100 रुपए चुकाने की बात कही तो आपके प्रिंसिपल अमाउंट में केवल और केवल 50 पैसा जमा हुआ है। आखिर होम लोन में क्या स्थितियां है, क्या होम लोन का सेटलमेंट होता है? आज इसी मुद्दे पर यह वीडियो बन रहा है जिसको शुरू से अंत तक जरूर देखें। टॉपिक है होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी सेटलमेंट। सोचने की बात यह है कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का मतलब है कि आपने ऐसा लोन लिया है जहां आपने अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रखा हुआ है, प्रॉपर्टी के असल डॉक्यूमेंट बैंक को दे दिए हैं। अब ऐसी स्थिति में लोन भरना नहीं भरना यह इंसान की परिस्थिति पर निर्भर करता है, क्योंकि मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह रेहड़ी चलाने वाला हो, कोई बिजनेस टाइकून हो या फिर हो एक नौकरी पेशा आदमी, कोई भी व्यक्ति लोन डिफॉल्ट करना नहीं चाहता है। और बात जब होम लोन की हो तो भावनाएं, मोहब्बत, यादें, सब कुछ जुड़ा होता है उस घर के साथ। भविष्य की उम्मीद होता है वो घर, इसलिए कोई भी इंसान जानबूझकर लोन डिफॉल्ट नहीं करता है। इसलिए इस वीडियो के शुरुआत में ही मैं एक बात कह दूंगा कि इस वीडियो का मकसद ये कतई नहीं है कि आप अपने होम लोन की ईएमआई ना भरें, लेकिन किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से यदि ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती है कि लोन नहीं भर पा रहे हैं तो क्या विकल्प है, आज इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे हैं। साथियों, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि सर होम लोन अगर सेटलमेंट होगा तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि हर लोन का सेटलमेंट होगा? यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में होम लोन 2 प्रकार से मिलता है। 2 नहीं, मैं 3 प्रकार से कहूंगा। एक मिलता है नेशनलाइज्ड बैंक के माध्यम से, दूसरा मिलता है प्राइवेट बैंक्स के माध्यम से और तीसरा मिलता है एनबीएफसी कंपनी के माध्यम से। अब यहां 3 प्रकार के लोन हैं और 3 प्रकार के लोन में जो नेशनलाइज्ड बैंक से आप लोन लेते हैं वह उसमें आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है और लोन की राशि नहीं के बराबर होती है। वहीं पर बैंक्स, जो प्राइवेट बैंक्स है या एनबीएफसी की बात करूं तो कई बार आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू से कहीं अधिक का राशि का लोन वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं और बीच बीच में आपको टॉपअप भी दे देते हैं। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू तो 1 रुपया है और आपके ऊपर आउटस्टैंडिंग खड़ी हो गई 2.5 रुपए की। तो ऐसी स्थिति में लोन सेटलमेंट के अलावा कोई दूसरा विकल्प बचता ही नहीं है एनबीएफसी और बैंक के बारे में। खैर, बात अभी तक अधूरी है, पूरी बात आप आगे सुनेंगे। तो जो राहत की उम्मीद है ना कि कौन से लोन सेटलमेंट होने की ज्यादा उम्मीद है, प्राइवेट बैंक्स
और एनबीएफसी के लोन सेटलमेंट होते हैं और अच्छी दरों पे होते हैं। अब अगर होम लोन सेटलमेंट होते हैं तो हमें कुछ ऐसी जानकारियां होनी चाहिए जो इस वीडियो के अंदर आ रही है कि जब भी आप लोन लेते हो, चाहे वह लोन आप बैंक से लो या एनबीएफसी लो, आप लोन के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में आप अपना आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, चेक्स, बैंक स्टेटमेंट, अपने आईटीआर प्रोवाइड करते हैं और उनके बेस पे जिस प्रॉपर्टी पे आप लोन ले रहे हो उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपियां आप उन्हें प्रोवाइड करते हो। असल डॉक्यूमेंट जब लोन सैंक्शन हो जाता है तब आपको जमा कराने होते हैं और ये सारे डॉक्यूमेंट जमा होने पर फिर आपके वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है और उसके साथ लीगल होता है। लीगल यानी कि कंपनी की जो लीगल इनकी टीम होती है वह प्रॉपर्टी की लीगल चेक करती है कि क्या इस लोन के अंदर कोई लीगल इश्यूज तो नहीं है, डॉक्यूमेंट सारे फेयर है कि नहीं। और इसी के साथ भूमिका आती है एक वैल्यूअर की, यानी कि उस प्रॉपर्टी की कीमत की। और ये कीमत जो होती है वो 3 प्रकार की कीमत निकाली जाती है प्रॉपर्टी की। ध्यान से सुनिएगा। एक होता है सरकारी दर क्या है जमीन की, दूसरा ये है कि रिलायबल वैल्यू क्या है और तीसरा ये है कि उस जमीन की मार्केट वैल्यू क्या है। जब भी वैल्यूएशन रिपोर्ट बनेगी मेनली इन 3 चीजों का उल्लेख होता है कि जमीन की या जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं सरकारी दर उसकी क्या है, रिलायबल वैल्यू क्या है और मार्केट वैल्यू क्या है। कोई भी नेशनलाइज बैंक आपको जो सरकारी दर होता है सरकारी दर के हिसाब से आपके लोन को सैंक्शन करती है, वहीं पर वह रिलायबल वैल्यू तक जा सकती है। लेकिन जितनी भी एनबीएफसी बैंक है वह आपको मैक्सिमम रिलायबल वैल्यू और मार्केट वैल्यू के आधार पर लोन देती है, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी की कीमत से भी ज्यादा राशि का कभी कभी आपको लोन प्रोवाइड हो जाता है। साथियों, हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है मालूम है? हम कहते हैं कि सर ये एनबीएफसी वाला आया और उसने कहा मैं 10% में लोन दूंगा, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगी, और बाद में देखा तो हमने 16% इंटरेस्ट रेट है, 18% इंटरेस्ट रेट है, 24% इंटरेस्ट रेट है। अब आप कहते हो कि सर ये बात मुझे 1 साल बाद मालूम पड़ी। कोई नहीं सुनने वाला है। जब भी आपने लोन लिया है, लोन ले चुके हैं, तो आपकी पहली भूमिका यह है कि आप बैंक से लोन का सैंक्शन लेटर जरूर ले। हम लापरवाही यही करते हैं कि बैंक से सैंक्शन लेटर नहीं लेते हैं, जिन सैंक्शन लेटर में लोन के नियम और शर्तें होती है और साथ ही एक रीशेड्यूल होता है। और एक बहुत बड़ी बात जो मैं अब कहने वाला हूं वो आप लोगों ने अपने सेटलमेंट लेटर पे पढ़ा होगा कि जब आप लोन लेते हो वहां पर 2 प्रकार की रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करने के लिए विकल्प होते हैं। एक होता है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक होता है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब यह है कि यदि आपने लोन लेते समय 9% की इंटरेस्ट रेट थी, उसके बाद आरबीआई की रेपो रेट बढ़े या घटे, इस लोन पर कोई फर्क नहीं पड़ना है। वहीं पर यदि आप फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट लेते हैं तो जैसे जैसे आरबीआई की रेपो रेट बढ़ेगी आपके लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा और आपका टेन्योर भी बढ़ेगा। वैसे बहुत बड़ा घपला, बहुत बड़ा घोटाला इन चीजों के अंदर हो रहा है। कई साथियों ने फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रखी होती है, उसके बावजूद रेपो रेट बढ़ने के बाद इन लोगों के रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दी जाती है। मैं कहना चाहूंगा कि जब कोविड महामारी आई, भारत सरकार ने केवल 3 महीने का मॉरेटोरियम दिया, लेकिन उस 3 महीने के मॉरेटोरियम के चक्कर में और उसके बाद जो रेपो रेट बढ़ी उसके चक्कर में जिन लोगों का लोन 20 साल या 25 साल था ना, कई एनबीएफसी कंपनियों ने उनके लोन को टेन्योर को बढ़ाकर किसी का 35 साल कर दिया, किसी का 40 साल कर दिया, और किसी किसी के लोन की तो इतनी टेन्योर बढ़ा दिया कि वो इंसान जिएगा या मरेगा इसका भी भरोसा नहीं है। अगर आप लोगों ने अभी हाल ही में अपना रीशेड्यूल नहीं निकलवाया है तो निकलवा के देख लीजिए, अपना लोन स्टेटमेंट निकलवा के देख लीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने भी लोन लिया था
जो 20 साल का था और अभी 30 साल का हो चुका है। ये बहुत बड़े खेल खेले जा रहे हैं, और अगर ऐसा कोई गेम करता है ना तो आपको चुप नहीं बैठना है, आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखना पड़ेगा। आरबीआई की रेपो रेट बढ़ने पर इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जरूर जाते हैं एनबीएफसी के, लेकिन घटने पर कभी जाके देखिए कि आपका घटा क्या। अरे भाई आरबीआई की रेपो रेट बढ़ गई, चलिए ईएमआई बढ़ गई, ईएमआई बढ़ गई तो टेन्योर क्यों बढ़ा? मतलब कुल मिलाकर एनबीएफसीओ के जाल में आज की तारीख में गांव की जनता पिचक चुकी है, दब चुकी है। गांवों में खेल बना दिया आजकल, जगह जगह एजेंट अपॉइंट कर दिए। गांव का कच्चा पक्का मकान होता है, उस कच्चे पक्के मकान का सरपंच को ले जाके एक पट्टा बनवा देते हैं, पट्टे की रजिस्ट्री करवा देते हैं और उसके ऊपर लोन दे देते हैं। और उस मकान की वैल्यू 3 लाख नहीं है, लोन दे दिया उस पर 10 लाख रुपए, और बाद में वहां पे आके लिखते हैं ये संपत्ति इसके अधीन है। घर पे 4 लठंगे जाकर खड़े हो जाते हैं। व्यक्ति अपनी इज्जत का रोना रोकर, अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हुए मर मर के पीस पीस के इन लोन की ईएमआई भरता रहता है। और यही है हकीकत, यही वास्तविकता है जो आपको सुननी चाहिए और समझनी चाहिए। हेलो, यस सर, हाँ आ जाइए। ठीक है ठीक है सर, चल वीडियो चल रहा है। ठीक। अब आप ये भी ध्यान रख लीजिए कि बहुत बड़ी बात कि अगर जीवन में अगर आप कभी, मैं खुले रूप से कह रहा हूं, जीवन में कभी भी यदि आप कोई लोन ले रहे हैं ना, होम लोन ले रहे हैं, तो एनबीएफसी से तौबा कीजिए। आपके खून की आखिरी बूंद तक भी निचोड़ लेंगे, मान के चलिए आप, ठीक है। और एक बात ये ध्यान रखिए कि सर ये जब हम लोन लेते हैं ना, तो लोन के अंदर ताकत किसके पास ज्यादा है कानूनी कार्रवाई करने की? वैसे तो ताकत तो सबके पास है, लेकिन बैंक के पास पावर ज्यादा रहते हैं एनबीएफसी की तुलना में। क्यों? इस पे बाद में चर्चा करते हैं। हमारी गलतियां क्या होती है? हमने होम लोन ले लिया, हमारी गलती है कि हम होम लोन के दस्तावेज लेते ही नहीं है। आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंट अपने पास रखने चाहिए। यदि आपने कोई होम लोन लिया है और यदि आपको लोन का सैंक्शन लेटर और सारे डॉक्यूमेंट नहीं मिले हैं, आज ही मेल कीजिए कंपनी को कि मुझे मेरे होम लोन के सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। क्योंकि जब कभी आपका बुरा वक्त आएगा, आज अच्छा वक्त चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बुरा वक्त आता है ना, कंपनी आपके ऊपर कार्रवाई कर देती है और आप किसी वकील के पास जाते हो कि साहब मुझे बचाओ। वकील साहब कहेंगे लाओ डॉक्यूमेंट दो। साहब डॉक्यूमेंट तो कौन है? डॉक्यूमेंट तो है नहीं। वकील साहब क्या करेंगे? उस समय आप नोटिस भेजोगे, ये फालतू बातें हो जाती है। तो लोन के डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। समय पर आवाज न उठाने की, समय पर आवाज न उठाने का बहुत बड़ा नुकसान होता है। कई लोग हमको फोन करके कहते हैं सर मेरा होम लोन है, 10 लाख का लोन है, मैंने एक्चुअली 5 लाख रुपए भर दिए। वो ऐसे कहते जैसे उन्होंने 50% चुका दिया। मैंने कहा हे प्रभु, ईश्वर, देवता, कृपया उठाइए अपना स्टेटमेंट और देखिए कि मूल में 20,000 भी जमा नहीं हुए। कभी भी होम लोन में आपका जितना टेन्योर है, मान लीजिए आपका 25 साल का टेन्योर है और आपने 5 साल भी भर दिया है ना, तो कभी मत सोचना कि आपने 20% राशि भी चुका दी है। ये बात अपने दिमाग से पूरी तरह निकाल देना। होम लोन एक जाल, एक षड्यंत्र है। मैं खुले रूप से कह रहा हूं, और यहां पर बहुत बड़ा खेला होता है आपके साथ। ये तो छोड़िए, कई बड़े बड़े बिल्डर के प्रोजेक्ट होते हैं, कई बड़े बड़े बिल्डर के प्रोजेक्ट होते हैं जहां बैंक के लोन कर देती है और पार्टियों को 10-10 साल तक मकान के पोजीशन नहीं मिलते हैं, मामले लिटिगेशन में उलझते जाते हैं और पार्टियां ईएमआई भर भर के थक जाती है। ऐसी परिस्थितियां भी होती है। तो ऐसे मकान, ऐसे होम लोन नहीं लेना ही बेहतर है। साथियों, मॉरेटोरियम के दुष्परिणाम तो मैंने आपको बता दिए कि 3 महीने के मॉरेटोरियम का परिणाम कई लोगों के 5-5 साल की ईएमआई बढ़ गई है और यह खेला हुआ है। लेकिन कोई नहीं है जो इसके खिलाफ आवाज उठाए। कोई संगठन नहीं है, कोई टीम नहीं है, कोई राजनीतिक दल नहीं है जो इन व्यक्तियों की आवाज उठाए। क्योंकि एनबीएफसी कंपनियों में शेयर किसके हैं कहने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और एक चीज और, एक बहुत बड़ी लापरवाही आप लोग करते हैं। वो लापरवाही क्या है? कई लोग क्या करते हैं, होम लोन तो जैसे तैसे मर तपड़ के, मैं क्या कह रहा हूं, अपने
हृदय पे पत्थर रख के किसी तरह एडजस्टमेंट करके बढ़ते रहते हैं, लेकिन उसी बैंक ने उनको क्रेडिट कार्ड दे रखा होता है, वह क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट हो जाता है, पीएल भी डिफॉल्ट हो जाता है, बिजनेस लोन, सीसी लोन, यानी कि किसी बैंक में आपका होम लोन है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कोई सिक्योर्ड लोन है, उसी बैंक में यदि आपका कोई अनसिक्योर्ड लोन है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, बिजनेस लोन हो, पर्सनल लोन हो या फिर सीसी हो, वह होम लोन के साथ अटैच है। ध्यान रखिए, यदि आपने क्रेडिट कार्ड भी डिफॉल्ट कर दिया ना, तो आपका होम लोन डिफॉल्ट है और वो सरफेसी की कार्रवाई करेंगे। होम लोन के मैटर में यदि ईएमआई नहीं भर पा रहे हो ना, इस वीडियो को पूरा सुन लेना। न केवल डराना मकसद है, आपके अधिकारों के प्रति जागृत करना हमारा महत्वपूर्ण मकसद है। साथियों, यह ध्यान रखिएगा कि जिस बैंक में आपका सिक्योर्ड लोन है, उस बैंक में अगर आपका अनसिक्योर्ड लोन है तो वो भी सिक्योर्ड होगा और उसको नहीं भरोगे तो परिणाम भुगतने देंगे। हम ये सलाह नहीं देंगे कि आप होम लोन डिफॉल्ट करो, लेकिन जब हालात खराब है, परिस्थितियां बुरी है और ऐसी परिस्थितियों के अंदर जब लोन भरना मुश्किल हो जाता है, एक बात कह दूं, बैंकों को आपकी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन एनबीएफसी कंपनी को बहुत ज्यादा है। ध्यान रखना, अगर आपको लगता है कि होम लोन डिफॉल्ट होने वाला है और अब मैं होम लोन नहीं भर सकता हूं, मुझे किसी तरह वक्त चाहिए, 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने, मैं किसी तरह इस लोन का सेटलमेंट करना चाहता हूं, तो ऐसी स्थिति में अगर नहीं भर पा रहे हो तो आपको बैंक को एक प्रायर नोटिस देना चाहिए। ध्यान ये रखना कि होम लोन के मैटर में या लोन अगेंस्ट मैटर में प्रायर नोटिस जिस भी एडवोकेट से बनाओ, उनको उनके फैक्ट्स की पूरी जानकारी होनी चाहिए। केवल लोन मॉरिटोरियम चाहिए, लोन रिस्ट्रक्चर कर दो, ये विकल्प नहीं रहेगा। खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे जब तक कोई लीगल एक्सपर्ट आपको अच्छी सलाह न दे, जो इस मामले में गहरी पकड़ रखता है वो सलाह नहीं दे, तब तक आपको प्रायर नोटिस अपने को खुद को नहीं भेजना है, खुद का दिमाग इस्तेमाल करके। और यहाँ चैट जीपीटी और एआई का प्रयोग तो बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो चैट जीपीटी और एआई घर के बिस्तर बाहर लाके मानेगा। मैं खुले रूप से कह रहा हूं, एक लीगल एक्सपर्ट की सलाह बहुत जरूरी है। जब यदि आप लोन लेते हो तो एक बात ध्यान रखना, कोई भी बैंक हो या एनबीएफसी हो, तुरंत कोई कार्रवाई नहीं करेगी। वह आपके खिलाफ लोन रिकॉल नोटिस जारी करेगी। अगर आपने प्रायर नोटिस दिया है तो आप लोन रिकॉल नोटिस का आपको जवाब देना है। इसके बाद आपकी मंथली ईएमआई बाउंस है तो सेक्शन 25 का भी नोटिस भेज सकती है, सेक्शन 25 की भी कार्रवाई करेगी। अगर आपके चेक दे रखे हैं तो 138 एनआई एक्ट की कार्रवाई करेगी। कई कंपनियां हैं जिन्होंने सरफेसी की कार्रवाई भी की है और ये कार्रवाई भी कर रखी है। इसके बाद आर्बिट्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सर होम लोन में आर्बिट्रेशन थोड़े करते हैं। सारी कंपनियों के पास सरफेसी एक्ट का पावर नहीं है, ये भले नोटिस भेज देते हैं आपको, लेकिन इनके पास सरफेसी का पावर नहीं है। एक वीडियो में हमने बताया था आपको कि सरफेसी का पावर किस एनबीएफसी कंपनी को मिलता है। इसके बाद क्रिमिनल कंप्लेंट, ये फर्जी डराने के लिए की जाती है, इसका कोई लाभ मिलता नहीं है। इसके बाद ये सारी प्रक्रियाओं के साथ महत्वपूर्ण प्रक्रिया है सरफेसी एक्ट का नोटिस, यानी कि बैंक बिना कोर्ट गए आपको सरफेसी की धारा 13 सबसेक्शन 2 का एक नोटिस जारी करती है और टोटल पेमेंट को रिकॉल करती है कि आप सारा पेमेंट चुका दीजिए, आपका लोन एनपीए हो चुका है। और ये नोटिस जो आएगा वह एनपीए होने के बाद आएगा। अब एनपीए कब होता है, यानी कि किसी लोन को आपने 90 दिन तक नहीं चुकाया, 90 दिन तक आपका लोन डिफॉल्ट हो गया, उसके बाद कंपनी की लेजर में उसका जो प्रॉफिट बेनिफिट है वह रिकवर्ड हो गया, तो वहां होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। या एक बात ध्यान रखिए, बैंक की दो चीज होती है, एक होती है बैंक की देनदारी, एक होती है एसेट्स। एक तो जमा पूंजी जो बैंकों को लोग जमा कराते हैं, दूसरा जिन एनबीएफसी बैंकों ने ये लोन दूसरों को दे रखे तो वो उनके असेट्स है और उस असेट्स पे इनको को बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो ये हो गया एनपीए। 90 दिन के बाद ही, उससे पहले ये आपको सरफेसी एक्ट का नोटिस नहीं दे सकते हैं, लेकिन इससे पहले ये प्री सरफेसी का नोटिस जरूर देते हैं, आपको उसका जवाब भी
देना चाहिए। अब ये सरफेसी एक्ट का नोटिस जब आता है ये 60 दिन का आता है। अब 60 दिन का अगर इन्होंने सरफेसी एक्ट का नोटिस दे दिया आपको तो ये रिकवरी एक्ट नहीं कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, होम लोन के मैटर में यदि आपके घर पे कोई आके धमकाता है ना, इसका मतलब आपने हाथ में चूड़ियां पहन रखी है। बैंक ने कोई एहसान नहीं किया, कोई फोकट में लोन नहीं दिया है, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू देख के लोन दिया है, आपकी वर्थ को लोन। लेकिन सर रिकवरी एजेंट गालियां दे रहा है, वो घर पे आके धमका रहा है, तो इसका मतलब यही आपने हाथ में चूड़ियां पहन रखी है। किसी 2 कौड़ी के रिकवरी दल्ले की इतनी औकात नहीं होनी चाहिए कि वो आपके घर में आकर आपको धमकाए। ये कमजोरी आपकी है, आपकी यदि कोई आपको धमकाता है। अरे प्रॉपर्टी है, जो करना है कानूनी कार्रवाई कर निपट लेंगे। ये जोश, ये हिम्मत होनी चाहिए आप पे। उसके बाद सरफेसी एक्ट के बाद सिंपल सी गणित है, जब भी आपको सरफेसी एक्ट का नोटिस आएगा 13(2) का नोटिस, वहां पर आपको उस 13(2) के नोटिस का जवाब देना है। जनरली लोग क्या करते हैं, जैसे ही नोटिस आया दौड़े दौड़े गए वकील साहब के पास और 13(2) का जवाब दे दिया। जबकि हमारा कहना यह है कि 13(2) का नोटिस आया है तो आपको 50 दिन तक शांति से बैठना है। कोई विकल्प हो तो विकल्प तैयार करने हैं, कोई विकल्प नहीं है। 50 दिन बाद उस नोटिस का जवाब तैयार करना है, जो 52वें या 53वें दिन भेजना है। फिक्स यानी नोटिस आते ही भेज दो। और सरफेसी एक्ट के 13(2) का नोटिस यदि आपने परफेक्ट कानूनी आधारों पे दे दिया तो मजाक नहीं है, कंपनियां सीधी सेटलमेंट पे आती है। ये हमने देखा है, ये अनुभव है हमारे। आपने बीच में 2-4 होम लोन सेटलमेंट लेटर भी देखे होंगे जहां हमने डाले हैं, तो उसका एक अच्छा बेनिफिट लोगों को 13(2) के नोटिस का मिलता है। लेकिन 13(2) के नोटिस का मतलब ये नहीं है चाहे प्रायर नोटिस हो जाए, चाहे 13(2) का रिप्लाई हो जाए, चाहे प्री सरफेसी का रिप्लाई हो जाए कि मुझे समय चाहिए, मेरी बीवी बीमार है, मेरे पिताजी को हार्ट अटैक हो गया, मेरी नौकरी चली गई, मेरी मेडिकल कंडीशन है। आपकी ये कंडीशन कोई मायने नहीं रखती है। कानूनी नोटिस का उत्तर केवल कानूनी आधारों पर जाता है, यह ध्यान रखें। साथियों 13(2) का जब आप रिप्लाई कर देते हो ना, तो कंपनी को आपने जो ऑब्जेक्शन दिया उस ऑब्जेक्शन को क्रॉस करके आपको एक लेटर देना पड़ेगा और वो जवाब देगी। उसके बाद ही 13(4) की कार्रवाई करेगी, यानी कि भौतिक कब्जा या सिंबॉलिक पोजीशन जिसे हम कहते हैं, वो नोटिस आपके दीवार पर चिपकाया जाएगा। यह चीज ध्यान रखें। जहां पर नोटिस चिपकाने का मतलब ये नहीं हो गया आपको घर से बाहर निकाल दिया, वो 13(4) की कार्रवाई है। 13(4) की कार्रवाई में आएंगे, आपके दीवार पे फोटो लगाएंगे, उसकी वीडियोग्राफी करेंगे, फोटो खींचेंगे जियो टैग से और अपने रिकॉर्ड में सबमिट करेंगे कि भाई 13(2) का नोटिस मैंने दिया था, इन्होंने जवाब नहीं दिया तो हमने 13(4) की कार्रवाई करके नोटिस चिपकाया। 13(2) का हमने नोटिस दिया था, इन्होंने जो जवाब दिया उसका क्रॉस रिप्लाई करके हमने 13(4) की कार्रवाई की। कई साथी लोग 13(4) का नोटिस आने पर लोग मतलब ऑनलाइन एडवोकेट से कांटेक्ट करते हैं। मैं खुला कहता हूं, यदि आपने पहले अपने बचाव की कोई प्रक्रिया नहीं की है, 13(4) का नोटिस आया है, तो आपको अपने एरिया के डीआरटी या हाई कोर्ट एडवोकेट से कांटेक्ट करना चाहिए। तब आपको कोई ऑनलाइन सजेशन नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर आपका होम लोन डिफॉल्ट होने वाला है, केवल 1 महीने की ईएमआई डिफॉल्ट हुई है, 2 महीने की ईएमआई डिफॉल्ट हुई है, 3 महीने की ईएमआई डिफॉल्ट हुई है, 13(2) का नोटिस आने वाला है या 13(2) का नोटिस आ चुका है, तब आप किसी भी ऑनलाइन एक्सपर्ट की राय ले सकते हैं। यदि इस मैटर में आपको हमारे राय की भी जरूरत है तो है जो नंबर डिस्प्ले में दिख रहा है उस पर लीगल सपोर्ट लिख के केवल व्हाट्सएप करेंगे, कॉल नहीं करना है, ये सुन लीजिएगा। 13(4) की कार्रवाई करने पर हमें डीआरटी हाई कोर्ट मूव होना पड़ेगा। और जहां तक मेरे अनुभव है, विशेष रूप से एनबीएफसी के मैटर में कहूंगा, 13(2) का यदि आपने परफेक्ट जवाब दे दिया, कंपनी सीधी आपसे सेटलमेंट की बात करेगी। 13(2) के रिप्लाई का, 13(2) के ऑब्जेक्शन का क्रॉस करने की, रिजाइंडर करने की भूल बहुत कम करती है और यह अनुभव हमने पाए हैं। तो इसीलिए एनबीएफसी के मैटर में ऐसा क्यों होता है, बहुत बड़े कारण है, आपको और आगे जानकारियां देंगे। अब ये ध्यान रखना, अगर आपका होम लोन डिफॉल्ट होने वाला है तो प्रायर नोटिस देना ही देना है, और वो भी एक अच्छे लीगल एक्सपर्ट से ड्राफ्ट करना है। जिस बैंक से लोन लिया उस ब्रांच को, उसके हेड ऑफिस, उसके रजिस्टर्ड ऑफिस, 3 जगह भेजना है। अब जैसे ही होम लोन
आपका डिफॉल्ट होता है, होम लोन डिफॉल्ट होते हैं, आपको धमकाते हैं कि अब आपका घर सीज कर लेंगे, घर का सामान निकाल लो, घर पे आके हम लिख देंगे, घर पे नोटिस चिपका देंगे। 90 दिन जब तक नहीं होते ना कुछ नहीं कर सकते हैं। अपने अधिकारों को जानना पड़ेगा आपको। और ये दीवार पे कोई अगर आके 90 दिन से पहले लिखता है ना, मैं तो खुला कहता हूं कानून का उल्लंघन है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो। और बिना गले में पट्टा डाले आए ना तो थोड़ी पूजा भी कर लिया करो, ठीक है ना। तो दीवार पर लिखना, नोटिस चिपकाना, धमकाना, ताला लगा देंगे, ठीक है, ये सारी बातें ख्याली पुलाव है। जो कमजोर लोग होते हैं उनके साथ ये करते हैं, ये चीजें ध्यान रखिए। और एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से अगर एनबीएफसी बैंकों का यदि आपका होम लोन, मॉर्गेज लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, मैं क्या कह रहा हूं 90% सीधे सेटलमेंट होते हैं। तो कई लोग पूछते हैं सर सेटलमेंट कितने में होते हैं, तो 30% से लेकर 60% तक का रेशो होता है। आप कहां तक ला पाते हैं ये आपकी गणित है कि 30% से लेकर, लेकिन उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है प्रायर नोटिस, वो भी एक परफेक्ट प्रायर नोटिस। साथियों ध्यान रखिए, लोन, होम लोन के सेटलमेंट के लिए, होम लोन के सेटलमेंट के लिए प्रॉपर्टी वैल्यू बहुत बड़ा मायने रखती है, आउटस्टैंडिंग कितना है वो मायने रखता है, और पेइंग कैपेसिटी आपकी देखी जाती है कि व्यक्ति की पेइंग कैपेसिटी क्या है। सरफेसी का जवाब एक कला है। मुझे याद आता है कि 4 दिन पहले मुझे एक व्यक्ति ने कहा कि सर 13/4 का नोटिस लगा है, अननोन नंबर था, मैंने उठा लिया था, मैंने कहा 13/2 का नोटिस आया? हाँ आया। उन्होंने मुझे 13/2 का नोटिस भेज दिया। फिर मैंने कहा इसका जवाब दिया? हाँ सर दिया। किसने दिया? सर मैंने यूट्यूब पे वकील साहब देखे थे, उनके द्वारा जवाब दिलवा दिया। मैंने कहा जवाब भेजो। जैसे ही मैंने जवाब देखा अपने सर पे हाथ मारा। मैंने कहा कम से कम किसी से जवाब बना रहे हो, उनकी एक्सपर्टीज तो देखो, कम से कम किसी से जवाब बना रहे हो, जवाब को खुद तो पढ़ो। उसमें लिखा है कि आपने मकान का हमको नोटिस दे दिया 13/2 का, तो 13/2 के नोटिस के मैटर में हम आपको ये कहना चाहते हैं कि हम अभी पैसा नहीं भर सकते 6 मंथ। बाकी सारी बहुत सारी चीजें लिखी थी, लेकिन मुद्दे की बात उस स्थिति पर भी लोन मॉरेटोरियम और रिस्ट्रक्चर की डिमांड कर दी थी। तो यह एक बेवकूफाना जवाब था जो पार्टी को गर्त में ले जाएगा। तो इसलिए 13/2 का सरफेसी एक्ट का रिप्लाई बहुत ही मायने रखता है। और जनरली आप किसी भी डीआरटी हाईकोर्ट एडवोकेट से कांटेक्ट करेंगे तो केवल 13/2 के नोटिस के जवाब की अमूमन फीस 25 से 30 हजार रुपए की रहती है। कई लोग पूछते हैं सर 13/2 के नोटिस का जवाब का क्या रहेगा, तो मैं खुले रूप से कहता हूं 25 से 30 हजार अच्छा एडवोकेट डिमांड करता है। इसीलिए यदि आपका होम लोन डिफॉल्ट हो रहा है या होने वाला है तो किसी भी एडवोकेट से बात करें तो उनको खुले रूप से बात कर लीजिए कि सर इस मैटर में प्रायर नोटिस, सेक्शन 25, 138, आर्बिट्रेशन, प्री सरफेसी का जवाब, 13/2 का जवाब, ये सारे जवाब और टोटल गाइडेंस, इन टोटल की फीस क्या होगी ये बात पहले कर लीजिए। नहीं तो जितने मकान की कीमत नहीं है ना उसका 50% तो आपके खर्चा हो जाएगा। इसीलिए ये बातें आपको किसी भी लीगल एक्सपर्ट से करना बहुत जरूरी है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कई बार जब आपका लोन डिफॉल्ट होता है और आपको 13/2 का नोटिस जारी करते हैं तो वो कहते हैं काम करो, एक बार तुम एनपीए से बाहर निकल जाओ, एक बार 3 ईएमआई जमा करा दो, हम कार्रवाई रोक देंगे। तो अगर वो ऐसा कहते हैं तो आपको ये कहना है कि आप मुझे जो सरफेसी एक्ट का नोटिस जारी किया है उसकी एवज में लिख के दोगे कि 3 ईएमआई जमा कराने पर हम सरफेसी जो एक्ट का नोटिस दिया था उसको विड्रॉल करते हैं, उस नोटिस को विड्रॉल करते हैं। क्योंकि कई बार क्या करते हैं लोग 13/2 का नोटिस आने पर 3 महीने की ईएमआई जमा करके विड्रॉल कर दिया, लेकिन फिर अगर आप डिफॉल्ट हो गए तो उसके बाद वो 13/2 की प्रक्रिया का इंतजार नहीं करते, सीधा 13/4 करते हैं। लेकिन अगर उन्होंने आपको लेटर जारी कर दिया, लिख के दे दिया कि हम सरफेसी एक्ट का नोटिस विड्रॉल करते हैं, तो फिर अगर आपका बाउंस होता है तो वहीं से उनको वापस चलना पड़ेगा। कई बार लोग 13/4 पर भी ये कर देते हैं, तो ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है। इस मैटर में आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो भी करो लिखित करो। कई बार कंपनियां क्या कहती है, चलो भाई एक काम करो, आपके 15 लाख का लोन है, हम आपके 5 लाख में सेटलमेंट करते हैं, एक बार 2 लाख रुपए जमा करा दो। चलो भाई आप लिखित में दे दो कि आप 5 लाख में सेटलमेंट कर रहे हो, 2 लाख रुपए में अभी जमा नहीं, लिखित में तो नहीं देंगे, पहले आप 2 लाख जमा करा दो।
तो साथियों इन चीजों से आपको बहुत और बहुत ज्यादा आपको सावधान रहना है। साथियों मैं एक ही बात कहूंगा, इस पूरे वीडियो में मेरा एक ही मकसद है कि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आप लोन को पे नहीं कर पा रहे हैं, यदि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आप सिक्योर्ड लोन को पे नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको बिना देर किए प्रायर नोटिस देना चाहिए। अब प्रायर नोटिस कब दे सकते हैं? चाहे आपका डिफॉल्ट हुआ तो भी, नहीं हुआ तो भी, 1 महीना 2 महीना 3 महीना हो गया तो भी, यानी कि आपको 13/2 का नोटिस आने से पहले आप प्रायर नोटिस दे सकते हैं। एक ईसीएस अकाउंट इंफॉर्मेशन जो हमारा ड्राफ्ट होता है वो आप कंपनी से जरूर मांगिए। इसके बाद जब भी कंपनी आपको कोई नोटिस देगी, उस नोटिस का आपको थ्रू स्पीड पोस्ट रिप्लाई करना है और प्रत्येक डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड पर रखना है और उनकी डिलीवरी रिपोर्ट निकालनी है। 13/2 का नोटिस आया, सोच समझ के 50 दिन बाद कानूनी जवाब देना है। यदि आप ये प्रक्रिया आजमाते हैं तो मेरा मानना है कि कोई भी एनबीएफसी कंपनी हो, कोई भी एनबीएफसी कंपनी हो, 90% लोन सेटलमेंट पे ही जाएगी, लोन सेटलमेंट पे ही, ये मान के चलना आप। साथियों सरफेसी एक्ट बिना कोर्ट गए यदि इनको मकान का पोजीशन लेने का अधिकार प्राप्त होता है ना, तो आपके पास भी अधिकार सुरक्षित है। डरे नहीं, घबराए नहीं, खुद का ज्ञान मजबूत रखें, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि यदि आप अपने अधिकारों के प्रति जागृत रहे, यदि आपने प्रायर नोटिस भेजे हैं, आपने हर नोटिस का जवाब दिया है, तो यकीन मान के चलना कि आपका मकान कभी भी जाने वाला नहीं है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, कई कंपनियां ऐसी है जिनकी वर्थ उतनी नहीं है कि उनको सरफेसी का पावर है। कई कंपनियां यानी कि अगर 100 एनबीएफसी है ना, तो 100 एनबीएफसी में आप मान के चलो 80 एनबीएफसी कंपनियां ऐसी है जिनके पास सरफेसी एक्ट का पावर ही नहीं है। वहां ये क्या करती है? वहां ये आर्बिट्रेशन करती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। वहां ये आर्बिट्रेशन की कार्रवाई करती है। तो यकीन मान के चलना, यहां पर 90% नहीं 99% लोन के सेटलमेंट यहां इनको करने ही पड़ते हैं, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए साथियों होम लोन के मैटर में मैं आपको कहूंगा जहां तक संभव हो भरे, एनबीएफसी से लोन लेने से बचे। लेकिन यदि आपने लोन लिया है तो लोन की फाइल को तैयार कर लीजिए। नहीं भर पा रहे किसी कंडीशन में तो प्रायर नोटिस दीजिए, और यदि 13/2 का नोटिस आ चुका है तो 13/2 का आपको रिप्लाई करना है। इसके साथ अगर 13/4 का रिप्लाई आ गया है तो तुरंत किसी डीआरटी या हाईकोर्ट के एडवोकेट से आपको मुलाकात करनी है। और इस मैटर में यदि आप एडवोकेट नरेंद्र जोशी एसोसिएट से कोई सजेशन चाहते हैं तो डिस्प्ले पे दिए नंबर पर कॉल करें। इसी तरह एक स्पेशल वीडियो हमारा बनेगा वाहन लोन के मैटर में, व्हीकल लोन के मैटर में, उस पर भी एक परफेक्ट वीडियो बनना जरूरी है। इस वीडियो के मैटर में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आपके कीमती सुझाव है, कमेंट में जरूर दें। इसी के साथ अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।